मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में होने वाला मिलिट्री कन्फ्रंटेशन मॉडर्न वॉरफेयर की हिस्ट्री में एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट है, जिसने साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक कैलकुलस और बैलेंस ऑफ पावर को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग इंसिडेंट के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर से ये कॉन्फ्लिक्ट तेज़ी से एक हाई इंटेंसिटी मल्टी डोमेन वॉर में तब्दील हो गया, जिसने कन्वेंशनल मिलिट्री एसिमेट्री और टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी के पुराने ग्लोबल अजम्पशंस को चैलेंज किया और आखिरकार तबाह कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान की रिटेलिएटरी कैंपेन्स, जिन्हें ऑपरेशन मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस का नाम दिया गया, ने एयर सुपीरियरिटी टैक्टिक्स, नेटवर्क सेंट्रिक कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर्स, हाइपरसोनिक प्रिसिजन स्ट्राइक्स और साइबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर का एक सोफिस्टिकेटेड और बेमिसाल इंटीग्रेशन दिखाया। कई दहाइयों तक साउथ एशियन डिटरेंस मैट्रिक्स की स्टेबिलिटी इंडिया के क्वांटिटेटिव कन्वेंशनल मिलिट्री एडवांटेज और पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप पर रिलायंस के दरमियान एक फ्रैजाइल बैलेंस पर टिकी हुई थी। वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट का ये प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल अजम्पशन था कि एडवांस्ड वेस्टर्न और रशियन प्लेटफॉर्म्स में इंडिया की मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स उसे किसी भी लोकलाइज्ड सब थ्रेशोल्ड कॉन्फ्लिक्ट में एक डिसाइसिव और अनअसेलेबल एज फराहम करेंगी। इंडियन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव परसीव्ड न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे कन्वेंशनल प्यूनिटिव स्ट्राइक्स का नया नॉर्मल इन्फोर्स करना था। इस असम्पशन के तहत एक स्विफ्ट स्टैंड ऑफ बम्बार्डमेंट का कोई जवाब नहीं मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक माइनर फेस सेविंग लोकलाइज स्कर्मिश होगी जिसे इंडिया आसानी से कंट्रोल कर लेगा। ये क्राइसिस 22 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ, जब पहलगाम की वैली में एक फॉल्स फ्लैग अटैक के नतीजे में 26 सिविलियंस की ट्रैजिक डेथ्स हुई। इंडिया ने पाकिस्तान पर फौरन इल्ज़ाम लगाया, जिसे इस्लामाबाद ने कंसिस्टेंटली डिनाई किया और न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. इंडस वाटर ट्रीटीज और शिमला अग्रीमेंट जैसे डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म्स को नज़रअंदाज करते हुए इंडिया ने इस इंसिडेंट को प्यूनिटिव मिलिट्री एक्शन के लिए डायरेक्ट कैसस बेलाई यानी कि कॉज ऑफ वॉर के तौर पर यूज़ करने का फैसला किया, जिससे 2019 के बालाकोट स्कर्मिशेस के बाद सबसे बड़े एरियल और मिसाइल स्टैंड ऑफ की स्टेज सेट हो गई। इंडिया के मिलिट्री प्लानर्स का हेवली इस बिलीफ पर इन्हिसार था कि उनके न्यूली एक्वायर्ड डसॉल्ट राफेल फाइटर्स, जो एडवांस्ड मीटियर और स्कैल्प ईजी मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेटेड थे, फॉर्मिडेबल रशियन सप्लाइड S-400 एयर डिफेंस अम्ब्रेला के साथ उन्हें अनचैलेंज एस्केलेशन डोमिनेंस दे देंगे। लेकिन एक्चुअल आउटकम इस थ्योरी के लिए डेवास्टेटिंग साबित हुआ। मई 2025 के इवेंट्स ने सिस्टमैटिकली डिस्पैरेट प्लेटफॉर्म प्रोक्योरमेंट की सीवियर वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया और इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ सिस्टम्स वॉरफेयर की सुप्रीम और डिसाइसिव एफिकेसी को हाईलाइट किया। ये वीडियो 6 मई और 10 मई 2025 के दरमियान होने वाली एंगेजमेंट्स का एग्जॉस्टिव टेक्निकल, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फराहम करती है। इंडिजिनस लिंक 17 डेटा लिंक की इंटीग्रेशन, बियॉन्ड विजुअल रेंज म्यूनिशंस की काइनेमैटिक प्रॉपर्टीज और क्वाज़ी बैलिस्टिक हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट को एनालाइज करती है। ये वीडियो न्यूक्लियर शैडो के अंदर कन्वेंशनल डिटरेंस और फोर्स पॉस्चर के फ्यूचर के लिए डीप डॉक्ट्रिनल इम्प्लीकेशंस डिस्कस करती है। वेलकम टू GGP। इंडियन ऑफेंसिव ने लॉन्च प्लेटफॉर्म्स और म्यूनिशंस की एक डाइवर्स अरे को यूटिलाइज किया, जो इंपोर्टेड हेट्रोजेनस टेक्नोलॉजीज पर मैसिव रिलायंस को शो करती थी। प्राइमरी स्ट्राइक पैकेजेस में एडवांस्ड डसॉल्ट राफेल फाइटर्स शामिल थे, जो फ्रेंच ऑरिजिन स्कैल्प ईजी क्रूज मिसाइल्स कैरी कर रहे थे, जिनकी ऑपरेशनल स्टैंड ऑफ रेंज तकरीबन 550 किलोमीटर्स है। इनके साथ सुखोई Su-30 MKI हेवी एयर सुपीरियरिटी फाइटर्स ऑगमेंट किए गए थे, जो इंडो रशियन ब्राह्मा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स से इंटीग्रेटेड थे, जो फ्लाइट प्रोफाइल के लिहाज से 450 और 800 किलोमीटर्स के दरमियान वेरिएबल रेंजेस पर टारगेट्स को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखते थे। इसके अलावा इजरायली स्पाइस 2000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स और इजरायली मैन्युफैक्चर्ड हेरोप लॉइटरिंग म्यूनिशंस यूटिलाइज करने वाले मिराज 2000 फाइटर्स को सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल्स एक्सिक्यूट करने के लिए डिप्लॉय किया गया। इंडियन स्ट्राइक्स ने 9 जियोग्राफिक नोड्स पर
14 स्पेसिफिक लोकेशंस को टारगेट किया। इनमें बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद और कोटली में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स शामिल थी और इसके साथ मेजर पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेशनल बेसेस जैसे सरगोदा, बुलारी, जैकबाबाद, नूर खान और रफीकी भी शामिल थे। इनिशियल पोस्ट स्ट्राइक असेसमेंट्स और वेस्टर्न एंटिटीज़ की तरफ से रिलीज की गई कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी ने हाईली सुपरफिशियल और मिनिमल इम्पैक्ट इंडिकेट किया, जिसमें नेग्लिजिबल ब्लास्ट रेडियसेस थे और सरगोदा बेस पर रेडार इंस्टॉलेशंस या हैंगर्स को वर्चुअली कोई ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ। जबकि इंडिया ने फॉल्सली 100 से ज़्यादा मिलिटेंट्स की एलिमिनेशन का क्लेम किया, एक ऐसी फिगर जो इंडिपेंडेंटली अनवेरीफाइड रही। ऑफिशियल पाकिस्तानी सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि उन इनएक्यूरेट स्ट्राइक्स के नतीजे में 33 सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई, जिनमें नॉन कम्बैटेंट रेजिडेंशियल जोन्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को स्ट्राइक किया गया। जबकि ऑपरेशन सिंदूर ने लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए इंडिया की कैपेसिटी और कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट करने की एबिलिटी को अनइक्विवोकली डेमोन्स्ट्रेट किया, इसने साइमल्टेनियसली एक क्रिटिकल स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन लिमिटेशन को भी रिवील कर दिया। वास्ट एरिया ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशंस और ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर हेवली रिलाई करते हुए ताकि सिर्फ अपने बॉर्डर्स के अंदर से स्ट्राइक की जाए, इंडियन एयरफोर्स ने इफेक्टिवली अपने मैन फाइटर्स को एक्टिव कंटेस्टेड फील्ड से बाहर निकाल दिया। इस स्टैंड ऑफ अप्रोच ने एक प्रोफाउंड ऑपरेशनल हेजिटेशन और एयर सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश करने की एबिलिटी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट किया। मैन प्लेटफॉर्म्स के साथ सॉवरेन एयर स्पेस को पेनिट्रेट करने में नाकामी का मतलब ये था कि एक डायनामिक रियल टाइम टारगेटिंग कंडक्ट करने या इमीडिएट बैटल डैमेज असेसमेंट प्रोवाइड करने की इंडिया की कैपेसिटी सिवियरली रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। सबसे अहम बात, इस स्टैंड ऑफ पॉस्चर ने अनजाने में पाकिस्तान एयरफोर्स की कोर फाइटिंग स्ट्रेंथ, कमांड स्ट्रक्चर और इंटरसेप्टर फ्लीट्स को प्रिजर्व कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने अपना ओपनिंग सैल्वो फायर कर दिया था, लेकिन ऐसा करने में इसने मोमेंटम खो दिया और पाकिस्तान को सब्सिक्वेंट एस्केलेशन के टर्म्स, टेम्पो और डोमेन्स डिक्टेट करने का मौका दे दिया। कॉन्फ्लिक्ट का ये स्पेसिफिक फेज जो मोस्टली 7 मई की सुबह से 9 मई तक स्पैन करता है, इसने मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे बड़ी और सबसे टेक्नोलॉजिकली कम्प्लेक्स बियॉन्ड विजुअल रेंज एरियल एंगेजमेंट्स को देखा, जिसमें 114 से ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे, जिनमें से 72 इंडियन एयरफोर्स के और 42 पाकिस्तान एयरफोर्स के थे। इस कोलोसल एरियल क्लैश की आउटकम ने वेस्टर्न और रशियन टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी के हवाले से लॉन्ग हेल्ड ग्लोबल असम्पशंस कंप्लीटली शैटर कर दिए। न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज के साथ ऑपरेट करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिस्टमैटिकली और रूथलेसली इंडियन एरियल फॉर्मेशंस को डिसमेंटल किया, जिसके नतीजे में 5 एडवांस्ड इंडियन फाइटर जेट्स और 1 हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल कंफर्म डाउन हो गए। ये डिसाइसिव लॉपसाइडेड विक्ट्री रॉ न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी का प्रोडक्ट नहीं थे, बल्कि एक नेटवर्क सिस्टम ऑफ सिस्टम्स वॉरफेयर डॉक्ट्रिन की फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन थी, जिसने इंडियन एयरफोर्स के डिसीजन मेकिंग apparatus को पैरालाइज कर दिया। ऑपरेशन मार्का हक में पाकिस्तान की सक्सेस का एब्सोल्यूट कॉर्नरस्टोन इंडिजिनस लिंक 17 डेटा लिंक था, जिसे डिफेंस सर्कल्स में अक्सर नेशनल डेटा लिंक कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स के बिल्कुल बरक्स, जो रशियन, फ्रेंच और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की एक हाईली डिसजॉइंटेड हेट्रोजेनस फ्लीट ऑपरेट करती थी, जिनके एवियोनिक्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इनहेरेंटली इनकम्पैटिबल थे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक हाईली कोहेसिव यूनिफाइड नेटवर्क इकोसिस्टम डिप्लॉय किया, जिसने हर एसेट को एक सिंगल किल वेब में इंटीग्रेट कर दिया। लिंक 17 को ओवर द कोर्स ऑफ अ डेकेड स्पेसिफिकली इसलिए इंजीनियर किया गया था ताकि पाकिस्तान की चाइनीज ऑरिजिन J-10Cs, JF-17s और वेस्टर्न ऑरिजिन F-16 मिराजेस प्लेटफॉर्म्स की मिक्स फ्लीट को ग्राउंड बेस्ड अर्ली वार्निंग रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नोड्स और सरफेस नेवल यूनिट्स के साथ नेटवर्क किया जा सके। एक्सटेंसिव ओपन सोर्स टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट करता है कि लिंक 17 आर्किटेक्चर एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी कि TDMA स्कीम यूटिलाइज करता है, जो रैपिड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम यानी कि FHSS टेक्निक्स के साथ कंबाइंड है। ये स्पेसिफिक कन्फिगरेशन स्ट्रिक्ट लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट यानी कि LPI और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन यानी कि LPD कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हाईली सिक्योर डीपली जैम रेजिस्टेंट कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करता है। और ये जैम रेजिस्टेंट कम्युनिकेशंस इंडो पाकिस्तानी थिएटर के डेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सर्वाइव करने के लिए असेंशियल है। ये सिस्टम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लो लैटेंसी के साथ ऑपरेट करता है और रिपोर्टेडली 0.7 सेकेंड्स से भी कम वक्त में बैटल स्पेस के अक्रॉस इनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स को प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है।
इस माइक्रो सेकेंड लेवल सिंक्रोनाइजेशन ने टेम्परेरीली लेकिन डिसाइसिवली इंडियन सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटीज़ को पीछे छोड़ दिया। एक फ्लॉलेस रियल टाइम ऑपरेशनल ओवरव्यू क्रिएट करके लिंक 17 ने पाकिस्तान एयरफोर्स कमांड स्ट्रक्चर को अलाउ किया कि वो अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स की निस्बत एक्सपोनेंशियली फास्टर ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट यानी कि ऊडा लूप कंप्लीट कर सकें, जिससे एक इनसरमाउंटेबल कॉग्निटिव और टैक्टिकल एडवांटेज पैदा हुआ। मैसिव BVR एंगेजमेंट्स के दौरान PAF ने एक ऐसा सिस्टम यूटिलाइज किया जिसे डिफेंस एनालिस्ट ABC सिस्टम कहते हैं, जिसमें ग्राउंड बेस्ड रेडार्स यानी कि A, फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि B और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स यानी कि C शामिल थे। साब 2000 ARI और चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड ZK-03 AWACS प्लेटफॉर्म से इस आर्किटेक्चर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तौर पर सर्व किया, जो फ्रेंडली लाइंस के पीछे कॉन्स्टेंटली ऑर्बिट कर रहे थे और बैटल स्पेस को इल्यूमिनेट कर रहे थे। लिंक 17 नेटवर्क का एक क्रिटिकल टेक्निकल ट्राइम्फ सॉवरेन एयरबॉर्न ट्रांसलेशन गेटवेज की यूटिलाइजेशन थी, जो मोस्टली AWACS प्लेटफॉर्म्स के अंदर हाउस किए गए थे। ये गेटवे स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए थे ताकि पाकिस्तान की F-16 फ्लीट, जो कि लिंक 16 यूज़ करती है, विच इज़ अ स्ट्रिक्टली US कंट्रोल टेक्नोलॉजी, उसको पाकिस्तान के JF-17 और J-10Cs के साथ, जो कि लिंक 17 यूज़ करते हैं, इनके दरमियान में एक सिक्योर कम्युनिकेशंस ब्रिज इस्टेब्लिश किया जा सके। इस फ्लॉलेस ट्रांजिशन ने मिक्स्ड ऑरिजिन स्ट्राइक और स्वीप पैकेजेस को अलाउ किया कि वो फंडामेंटली डिफरेंट वेव फॉर्म्स पर रिलाई करने के बावजूद एक कॉमन यूनिफाइड एयर पिक्चर शेयर कर सकें। कंप्लीटली ऑपोजिट टू दिस, इंडिया के न्यूली एक्वायर्ड राफेल्स को अपने लेगेसी Su-30 MKIs के साथ सीमलेसली नेटवर्क करने में नाकामी की वजह से डिसजॉइंटेड इंफॉर्मेशन स्ट्रीम्स, डुप्लीकेट टारगेट ट्रैकिंग और फेटल एलोकेशन डिलेज पैदा हुए। मजीद ये कि क्योंकि लिंक 17 एक फुली फॉरेन सिस्टम है, पाकिस्तान ने अपनी क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और वेव फॉर्म एवोल्यूशन पर कंप्लीट आर्किटेक्चरल कंट्रोल मेंटेन किया, जो फॉरेन एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट्स या एक्सटर्नल किल स्विचेस से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड ऑफ सिमिलर टेक्नोलॉजीज लाइक द F-35 इवन। इस नेटवर्क सेंट्रिक डोमिनेंस की फिजिकल रियलाइजेशन PAF के चेंगडो J-10Cs और JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर्स के जरिए PL-15E लॉन्ग रेंज A2A मिसाइल की एम्प्लॉयमेंट थी। चाइनीज ओरिजिन PL-15Es और इंडियन राफेल्स, जो कि यूरोपियन ओरिजिन MBDA मीडियम मिसाइल के साथ इक्विप्ड थे, इनके दरमियान में होने वाली एरियन कॉन्फ्रंटेशन ने ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी को इन एपेक्स वेपन सिस्टम्स पर फर्स्ट रियल वर्ल्ड लाइव फायर कंपैरेटिव डेटा फराहम किया। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवर और एनालाइज किए गए टेक्निकल डेटा इंडिकेट करता है कि इंडियन राफेल्स पर इंस्टॉल्ड हाईली क्लासिफाइड फ्रेंच डिज़ाइन स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट अगर अकेले देखा जाए तो हाईली केपेबल था। इनिशियल क्योटिक एंगेजमेंट्स के दौरान स्पेक्ट्रा सिस्टम ने सक्सेसफुली एक्टिव जैमिंग यूटिलाइज करके सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिकॉयज डिप्लॉय किए ताकि PL-15 मिसाइल्स के टर्मिनल एक्टिव रेडार लॉक्स को 40% से 60% इवेड किया जा सके जब उन्हें ऑटोनमसली फायर किया गया था। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की इलेक्ट्रॉनिक रेजिलियंस को पहले से एंटिसिपेट कर लिया था। एक्सट्रीम रेंजेस पर राफेल को एक्वायर करने के लिए PL-15E के ऑटोनमस टर्मिनल सीकर पर रिलाई करने की बजाय PAF ने साब ARI AWACS प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज किया ताकि लिंक 17 नेटवर्क के जरिए फ्लाइट में मौजूद PL-15 मिसाइल्स को कंटिन्यूस हाईली इंक्रिप्टेड मिड कोर्स अपडेट्स प्रोवाइड की जा सके। मिसाइल के अपने एक्टिव एसा सीकर को एक्टिवेट करने से पहले मिसाइल्स को एग्जैक्टली ऑप्टिमल टर्मिनल इंटरसेप्ट बास्केट तक गाइड किया गया। PAF ने उस टाइम विंडो को कम्प्लीटली निगेट कर दिया जो राफेल के स्पेक्ट्रा सिस्टम को थ्रेट एनालाइज करने और इफेक्टिव स्पूफिंग सॉल्यूशंस जनरेट करने के लिए चाहिए था। इंडियन जेट्स इनबाउंड थ्रेट से बिल्कुल ब्लाइंड थे, यहाँ तक कि इम्पैक्ट से सिर्फ चंद सेकंड्स पहले टर्मिनल सीकर एक्टिवेट हुआ जिसने एवेसिव मनूवर्स के लिए जीरो काइनेमैटिक मार्जिन छोड़ा। J-10C के पावरफुल एसा रेडार कैपेबिलिटीज, PL-15E की डेवस्टेटिंग इनिशियल काइनेमैटिक स्प्रिंट और लिंक 17 नेटवर्क के फ्लॉलेस ऑर्केस्ट्रेशन ने मिलकर कंटेस्टेड एयर स्पेस में एक एब्सोल्यूट टैक्टिकल स्लॉटर पैदा किया। 7 मई और 9 मई के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर डोमेन में एक स्टैगरिंग 6-0 किल रेशो अचीव किया, जिसने रीजनल एयर सुपीरियरिटी के नैरेटिव को पूरी तरह तब्दील कर दिया। कंफर्म्ड इंडियन लॉसेस प्लेटफॉर्म सेंट्रिक वॉरफेयर की कैटास्ट्रॉफिक फेलियर को रिप्रेजेंट करते हैं। डिसॉल्व राफेल 3 यूनिट्स, 3 हाईली वांटेड 4.5 जनरेशन राफेल फाइटर्स को गिराना ग्लोबल हिस्ट्री में इस प्लेटफॉर्म की पहली कॉम्बैट लॉसेस थी। इंडियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस्ड और एक्सपेंसिव एसेट की न्यूट्रलाइजेशन ने इंडियन ऑपरेशन कॉन्फिडेंस को शदीद डिग्रेड किया।
اس نے اسٹینڈ الون ایڈوانس فائٹرز کی ٹرمینل ونربلٹی کو ہائی لائٹ کیا جب انہیں ایک ایسے ہولسٹکلی نیٹورکڈ ایڈورسری کے خلاف انگیج ہونے پر مجبور کیا جائے جو تھرڈ پارٹی سینسرز کے ذریعے میونیشنز گائیڈ کر سکتا ہو. ایک سوکھوئی Su-30 MKI انڈیا کا پریمیئر ہیوی ایئر سپیریورٹی فائٹر جو اپنی تھرسٹ ویکٹرنگ مینوربلٹی کے لیے مشہور تھا سسٹمیٹکلی آؤٹ مینور اور ڈسٹروائے کر دیا گیا. Su-30 MKI کا میسو ریڈار کراس سیکشن نے اسے ایک آسان ٹارگٹ بنا دیا جسے PF AWACS پلیٹفارمز کانسٹنٹلی سینکڑوں کلومیٹر دور سے ایلومینیٹ کر کے ٹریک کر رہے تھے, جس کی وجہ سے PL-15 کی Mark 5 اسپرنٹ کے سامنے اس کی مینوربلٹی یوز لیس ثابت ہوئی. ایک MiG-29 لیگیسی رشین انٹرسیپٹر ماڈرن ڈینس BVR انوائرمنٹ میں مکمل طور پر ان ایڈیکویٹ ثابت ہوا, جس میں PL-15E کا کائنیمیٹک انویلوپ کو سروائیو کرنے کے لیے ضروری الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز اور سینسر فیوژن کی کمی تھی. ایک ہیرون UAV ایک اسرائیلی مینوفیکچرڈ ہائی الٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس یعنی کہ ہیل ڈرون جو موسٹلی پوسٹ اسٹرائک ریکانیسنس یا ٹارگٹ پینٹنگ کے لیے ڈپلوائے کیا گیا تھا, آسانی سے گراؤنڈ بیس ریڈارز کی نظر میں آ گیا اور ایک پیٹرولنگ J-10C نے اسے ایلیمنیٹ کر دیا, جس نے اس سیکٹر میں انڈیا کی اسٹریٹجک انٹیلیجنس گیدرنگ کو بلائنڈ کر دیا. پنجاب اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کی انڈین اسٹیٹس میں ملٹیپل کراس سائٹس پر ایئر لانچ PL-15E ڈبری کی فزیکل پریزنس نے ان ایریل کلز کی انڈینائبل اوپن سورس ویریفیکیشن پرووائڈ کی. ایک سینئر فرینچ انٹیلیجنس آفیشل کے ساتھ ملٹیپل US ڈیفنس اور انٹیلیجنس آفیشلز نے انڈیپینڈنٹلی ہائی کانفیڈنس کے ساتھ رافیل ایئر کرافٹس کو پاکستانی J-10C انٹرسیپٹرز کے ہاتھوں لوز کرنے کی کنفرمیشن کی, جس نے انڈین اسٹیٹ میڈیا کے جھوٹے کلیمز کو بالکل خاموش کر دیا. ایئر ڈومین میں ایبسولوٹ ڈومیننس سیکیور کرنے اور انڈین مینڈ ایریل انکرشنز کے امیڈیٹ تھریٹ کو ڈیسائسولی نیوٹرلائز کرنے کے بعد پاکستان ملٹری کمانڈ نے اپنا پوسچر ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر سے پیونیٹیو پریسیشن ریٹریبیوشن کی طرف شفٹ کر دیا. اب ہم پارٹ 2 کے اندر یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا آنسر کیا تھا, واٹ واز پاکستانز آفینس لائک, اور اگلے پارٹ کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے JF-17 تھنڈرز نے کس طرح ورلڈ اکلیمڈ S-400 سسٹم کو ڈسٹروائے کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فتح 1 اور فتح 2 گائیڈڈ راکٹ آرٹلری نے کس طرح انڈیا کے ایئر بیسز ڈیوسٹیٹ کیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اسٹے کیوریس.